द एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर डायरेक्ट सीक्वल है 1973 में आई द एक्सॉर्सिस्ट का। द एक्सॉर्सिस्ट अपने टाइम के हिसाब से एक अच्छी हॉरर फिल्म है जो अपनी एटमॉस्फेरिक वाइब, सिनिस्टर लुक और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट की वजह से एक कल्ट क्लासिक हॉरर बन गई। पर उसके बाद इस फ्रेंचाइज में जितनी भी सीक्वल्स और प्रीक्वल्स बनी वो ना तो क्रिटिक्स को पसंद आई और ना ही ऑडियंसेस को, क्योंकि फिल्म मेकर्स कभी समझा ही नहीं कि द एक्सॉर्सिस्ट को उसकी ऑथेंटिसिटी और रियलिस्टिक अप्रोच ने हिट बनाया था। साइंस और फेथ के बीच की बैटल को कोई समझा ही नहीं। और द एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर भी ऐसी ही है। एक डिमोनिक पोजेशन वाली मूवी को क्रैक करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, जिसमें आपको प्रॉपर एक्सॉर्सिज्म भी दिखाना है। हॉरर के सब जॉनरा में वैसे ही सब कुछ पहले से दिखाया जा चुका है, तो इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ सोचने की और करने की जरूरत है। पर डेविड गॉर्डन ग्रीन हैलोवीन फ्रेंचाइज की तरह ही द एक्सॉर्सिस्ट फ्रेंचाइज को भी समझ ही नहीं पाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि द एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर ना तो क्रिटिक्स को पसंद आई और ना ही ऑडियंसेस को। समझ से परे तो ये बात है कि जिस फ्रेंचाइज में 5 फिल्में पहले ही बन चुकी है और पहली फिल्म के बाद बाकी सारी फिल्में काफी लो क्वालिटी की है, उसके लिए यूनिवर्सल ने $400 मिलियन खर्च करके राइट्स परचेज किए और फिर आपने द एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर डेविड गॉर्डन ग्रीन को डायरेक्ट करने दे दी, जो पहले हैलोवीन ट्रिलॉजी का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। और द एक्सॉर्सिस्ट की भी ट्रिलॉजी बनाई जा रही है। जब लोगों से बिलीवर ही झेली नहीं जा रही है तो सेकंड और थर्ड पार्ट के लिए कौन ही लोग इंटरेस्टेड होंगे। द एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर इज अ सीक्वल नोबडी आस्क्ड फॉर। द एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर की शुरुआत एक डॉग फाइट से होती है। ठीक वैसी ही डॉग फाइट हमने ओरिजिनल में भी देखी थी, बस फर्क इतना है कि ओरिजिनल में आर्कियोलॉजिकल साइट पे शैतान के आर्टिफैक्ट्स मिलने के बाद हमें शैतान की मूर्तियों और वो डॉग फाइट दिखाई जाती है शैतान का प्रकोप दिखाने के लिए। और विलियम फ्राइडकिन तो शैतान की मूर्ति पे क्रोस को बैठा हुआ दिखाना चाहते थे, पर क्योंकि वो रियल आर्कियोलॉजिकल साइट है तो शैतान की मूर्ति को देख लोगों को लगने लगा कि विलियम फ्राइडकिन सच में शैतान की पूजा कर रहे हैं। तो उनके पास टाइम की भी कमी हो गई, क्योंकि उन्हें फटाफट यहाँ से शूट कंप्लीट करके निकलना था, क्योंकि कई लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ केओस क्रिएट ना हो जाए। तो उन्होंने कोशिश तो करी कि क्रोज आके शैतान की मूर्ति पर बैठे, पर क्रोज आए ही नहीं, इसलिए उन्होंने डॉग फाइट दिखाई। वैसे अगर क्रोज वाला सीन होता तो वो और भी एस्थेटिकली अच्छा लगता, पर द एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर शुरू ही इस डॉग फाइट से होती है विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद वो अर्थक्वेक दैट मेड नो सेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। द एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर फॉलो करती है टैनर की फैमिली को, जिसकी प्रेग्नेंट वाइफ स्टार्टिंग में अर्थक्वेक में घायल हो जाती है। तो डॉक्टर उससे पूछते हैं क्या तो हम तुम्हारी बीवी को बचा सकते हैं या तुम्हारे होने वाले बच्चे को। तो जस्ट लाइक 99% ऑफ सेंसिबल लोगों की तरह वो अपनी बीवी को बचाने के लिए बोलता है, बट गॉड प्लेज अ ट्रिक ऑन हिम, जिसकी वजह से उसकी बीवी मर जाती है पर उसका बच्चा बच जाता है। अब कुछ सालों के बाद वो अपनी बेटी एंजेला के साथ रह रहा है और वो एथिस्ट है। अपनी बीवी को खो देने के बाद से उसका विश्वास भगवान से उठ चुका है और उसके पड़ोसी एकदम रिलीजियस लोग हैं। उनकी बेटी कैथरीन और टैनर की बेटी एंजेला दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन स्कूल के बाद एंजेला और कैथरीन जंगल में चले जाते हैं और फिर उसके बाद वो 3 दिनों के बाद मिलते हैं। इन 3 दिनों के बीच में उनके साथ क्या हुआ उन्हें कुछ भी याद नहीं। धीरे धीरे दोनों ही फैमिली को रियलाइज हो जाता है कि उनकी बच्चियों को किसी शैतान ने पोजेस कर लिया है, तो अब एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया करनी पड़ेगी भूत भगाने के लिए। इस कहानी में 2 लड़कियां पोजेस्ड होती हैं। दोनों का पार्ट और दोनों की फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी इक्वल होना चाहिए था स्टोरी में, पर द एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर केवल टैनर की फैमिली में बिलीव करती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत ही प्रिडिक्टेबल हो जाता है और क्लाइमेक्स ऑडियंस के लिए बिल्कुल भी इम्पैक्टफुल नहीं रहता। जब आपने कैथरीन और उसकी फैमिली को दिखाया ही नहीं स्टोरी में तो उसकी केयर कौन करेगा। तो जब शैतान ये सवाल उठाता है कि दोनों में से सिर्फ एक ही लड़की को बचाया जा सकता है, तो हम सबको पता है कि लास्ट में एंजेला ही बचेगी, क्योंकि कैथरीन की परवाह तो राइटर्स को भी नहीं है। जबकि अगर कहानी में दोनों का इन्वॉल्वमेंट बराबर होता तो हम दोनों की परवाह करते और मूवी का क्लाइमेक्स हमारे लिए और भी ज्यादा थ्रिलिंग हो जाता, क्योंकि हम चाहते कि दोनों में से कोई भी ना मरे, और अगर एक भी लड़की मरती तो उसका हमें बहुत ही ज्यादा दुख होता और उसके लिए हम बहुत ज्यादा स्केर्ड भी रहते। पर अभी बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ। कैथरीन के तो डायलॉग जो ट्रेलर में थे वो भी मूवी से काट दिए गए। टैनर और कैथरीन के फैमिली में आपस में अच्छे टर्म्स नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स टैनर एक एथिस्ट है और कैथरीन की फैमिली रिलीजियस, तो इस एंगल को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए था। और जब दोनों की बच्चियां पोजेस्ड हो जाती हैं तो उसके बाद किस तरीके से दोनों फैमिली क्लोज आती हैं उस पर अगर फोकस करते तो मूवी और भी ज्यादा थ्रिलिंग हो सकती थी, क्योंकि तब मूवी का जो क्लाइमेक्स है वो और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल लगता।
क्योंकि एक पॉइंट के बाद तो कोई ना कोई पेरेंट तो अपनी बेटी को चूज करता। इसलिए जब शैतान ये सवाल उठाता कि एंजेला और कैथरीन में से सिर्फ एक को बचाया जा सकता है तो मूवी और भी इंटेंस हो जाती, पर फैमिली पे फोकस ही नहीं किया। कैथरीन का फादर कहता है कि मेरे गुनाहों की सजा मेरी बेटी कैथरीन को मिल रही है, पर वो गुनाह कौन से है उस पर तो ये मूवी नजर ही नहीं डालती। जब शैतान कहता है कि तुम दो में से सिर्फ एक ही बच्ची को बचा सकते हो और अगर तुमने चूज नहीं किया तो दोनों ही बच्चियां मरेंगी, तो उस समय में ये दिखाया जाता है कि कैसे गॉड प्लेड अ ट्रिक ऑन टैनर। जब अर्थक्वेक के बाद वो अपनी बीवी को बचाना चाहता था तो बीवी मर जाती है और उसकी बच्ची बच जाती है, यानी एंजेला बच जाती है। अब ये बात उसके पड़ोसी कैथरीन के फैमिली को तो पता नहीं है। अब जब कैथरीन का फादर वीक पड़ने लगता है तो वो शैतान को कहता है कि मेरी बेटी को बचा लो। ही चूजेस हिज डॉटर कैथरीन, बट शैतान प्लेज अ ट्रिक दिस टाइम और शैतान कैथरीन को मार देता है और एंजेला को बचा लेता है। पर इन सब में कैथरीन और उसके फादर का क्या लेना देना था, क्योंकि उन्हें थोड़ी एंजेला और उसके फादर की स्टोरी पता थी। अगर एंजेला मरती और टैनर के साथ ये ट्रिक होती तो समझ में भी आता, पर अगर आप हॉलीवुड के आजकल के एजेंडा से वाकिफ हो तो फिल्म देखने से पहले ही आप बता सकते हो कि कौन मरेगी और कौन सरवाइव करेगी। जैसे कैथरीन की फैमिली की इन्वॉल्वमेंट स्टोरी में ना के बराबर है, ठीक वैसे ही और भी कैरेक्टर्स हैं जो सीधे क्लाइमैक्स में ही एंटर करते हैं मूवी में। जैसे वो प्रीस्ट अचानक से आ गया फाइनल एक्ट में, जबकि ओरिजिनल में प्रीस्ट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था और उसे शुरुआत से ही दिखाया गया था। ओरिजिनल में हम देखते हैं कि किस तरह से वो अपने फेथ को धीरे धीरे लूज कर रहा है और जब उसकी माँ मरती है तो प्रीस्ट कैसे अंधेरों में चले जाता है। पर बिलीवर में प्रीस्ट को सिर्फ इसलिए दिखाया गया ताकि सीजीआई के थ्रू उसकी गर्दन तोड़ी जा सके, और वो चश्मे वाला पड़ोसी कौन है, क्यों है, और एक्सॉर्सिज्म के वक्त इतने सारे लोग अचानक से आ गए। आई नो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भूतों को हर रिलीजन में, हर कल्चर में माना जाता है। एक्सॉर्सिज्म का नाम और तरीका अलग अलग हो सकता है, पर सभी कल्चर में इसको माना गया है। पर इस चीज की एग्जीक्यूशन और प्रेजेंटेशन इतनी पुअर है कि इस पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता। फिल्म देखते हुए हमारे जहन में सवाल उठते रहते हैं कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। 2023 में ये ट्रेंड बन गया है कि अक्सर फ्रेंचाइज में लेगेसी कैरेक्टर्स को वापस लाया जाता है, या तो उनको नीचा दिखाने के लिए या फिर उनको मारने के लिए, और द एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर भी ऐसी ही है। क्रिस मैकनेल और रीगन मैकनेल दोनों ही हैं मूवी में, जबकि ओरिजिनल में दोनों माँ बेटी का रिलेशनशिप बहुत ही ऑथेंटिक और लवेबल था। पर यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि क्रिस इतनी ग्रीडी हो गई कि अपनी बेटी की सफरिंग पे उसने बुक लिख दी, जिसकी वजह से बेटी नाराज होकर घर छोड़ के चली गई है, और अब क्रिस को पता नहीं है कि रीगन कहाँ पे है, जिंदा है कि मर गई, कोई आइडिया नहीं है। वाओ। क्रिस मैकनेल जिनका रोल एलन बर्स्टन ने किया है, ट्रेलर से तो लग रहा था कि उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, पर मूवी में उनका रोल केवल 2 ही मिनट का है और उन्हें सिर्फ इसलिए लाया गया है ताकि क्रॉस से उनकी दोनों आंखें फोड़ी जा सकें। अब अगर एक 12 साल का बच्चा ऐसी एजी राइटिंग करे तो समझ में आता है, पर इतने बड़े लेवल पे ऐसी राइटिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ओरिजिनल के जो भी फैंस हैं उनको ये चीज बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल और डिसअपॉइंटिंग लगेगी, जो कि लगनी भी चाहिए। इट्स टाइम राइटर्स शुड स्टॉप किलिंग द लेगेसी एंड लेगेसी कैरेक्टर्स। द एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर एक हॉरर मूवी है, पर सवाल यह है कि वेयर इज द हॉरर। ना एटमॉस्फेयर है, ना वाइब है और ना ही हॉरर। माना कि ओरिजिनल में भी रीगन कैसे पोजेस्ड हुई ये दिखाया नहीं था, पर हिंट तो दी गई थी। जैसे स्टार्टिंग में आर्कियोलॉजिकल साइट पे कुछ आर्टिफैक्ट्स का मिलना और उन आर्टिफैक्ट्स का बाद में रीगन के घर पे होना, ये सबूत था, ये हिंट था कि वो कैसे पोजेस्ड हुई। और रीगन का उइजा बोर्ड से खेलना हिंट तो थी, पर यहाँ बिलीवर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। 2 लड़कियां जंगल में छोटा सा सियांस करती है एक लॉकेट के साथ। उस समय थोड़ा डिटेलिंग के साथ दिखाते तो ऑडियंस को डराया जा सकता था, पर वो लड़कियां सीधे 3 दिन के बाद मिलती हैं। बीच के 3 दिनों का कुछ भी नहीं दिखाया जाता। और कैरेक्टर्स का बार बार स्पून फीडिंग करना। जीसस क्राइस्ट भी मरने के बाद 3 दिनों के लिए हेल गए थे और फिर 3 दिनों के बाद ही केम बैक रेजरेक्टेड, जस्ट टू टेल अस कि ये बच्चियां भी 3 दिन हेल में थी। कैरेक्टर्स आपस में बार बार यही बात करते रहते हैं। 3 दिनों तक वो लड़कियां कहाँ थी, अगर उसको एक्सप्लोर करते, उसको दिखाते, तो वो सीन्स काफी हॉरिफाइंग हो सकते थे। हॉरर के नाम पे बस ओरिजिनल से सीन उठाकर इधर डाल दिए हैं, बिना ये समझे कि ये सीन्स ओरिजिनल में क्यों वर्क करते हैं। रेगन का गॉड को लेके डर्टी टॉक्स करना ओरिजिनल में वर्क किया क्योंकि उधर लड़ाई साइंस और फेथ की थी, इधर बस इफेक्ट के लिए। सेम ही चीज वॉमिट वाले सीन के साथ भी हुई। बिलीवर देख के मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि एक हॉरर मूवी है।
क्योंकि इसमें हॉरर तो है ही नहीं और एक्सॉर्सिज्म वाले सीन भी बहुत फीके हैं। इवन दो ओलिविया ओनील और लीडिया जूएट जिन्होंने कैथरीन और एंजेला का रोल किया है, उनकी परफॉर्मेंस ठीक है, पर द एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर में और कुछ भी सही नहीं है। डेविड गॉर्डन ग्रीन ने इसको भी हेलोइन की तरह बनाने की कोशिश करी, जबकि द एक्सॉर्सिस्ट हेलोइन से बिल्कुल अपोजिट है। डेविड ना तो अच्छी हेलोइन बना पाए और ना ही अच्छी एक्सॉर्सिस्ट। द एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर एक प्राइम एग्जांपल है कि एक एक्सॉर्सिज्म वाली हॉरर फिल्म को कैसे नहीं बनाना चाहिए। द एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर वो सीक्वल है जो किसी को नहीं चाहिए था। द एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर couldn't make me a believer. So on this disappointing note, it's time to end the video. I hope कि आपको मेरा काम पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।